स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रजननशीलता, फर्टिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रजननशीलता किसे कहते हैं और उसके कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटीज़ क्या और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजननशीलता का अभिप्राय किसी स्त्री या किसी समूह स्त्री द्वारा किसी समय विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या से है। यदि कभी भी किसी स्त्री ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उसको प्रजननशील स्त्री कहा जाएगा। ठीक है, तो प्रजननशीलता या फर्टिलिटी किसको कहते हैं कि कोई भी स्त्री या कोई स्त्री का जो समूह होता है उसके द्वारा जीवित मतलब कि मृत बच्चों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। जीवित सजीव मतलब जीवित जन्मे जितने भी जो बच्चे होते हैं उसकी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 जितनी भी है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और कोई भी स्त्री जो है जो किसी भी बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दिया है तो मतलब जन्म दिया है तो उसको प्रजननशील स्त्री कहा जाएगा, और जन्म नहीं दिया है तो उसको इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रजननशीलता तथा संतानोत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादन शक्ति से तात्पर्य किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की शक्ति से है, चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो अथवा ना दिया हो। समस्त स्त्रियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे स्त्रियां जिनमें संतान उत्पादन शक्ति है उन्हें प्रजनन आयोग या मतलब शक्ति नहीं है। ठीक है, वे स्त्रियां जिनमें संतान उत्पादन की शक्ति नहीं होती उनको प्रजनन आयोग या बांझ कहा जाता है। और प्रजनन शक्ति से आशय वास्तव में बच्चों को जन्म देने से है। प्रत्येक स्त्री में जिसने कभी भी किसी बच्चे को जन्म दिया है संतान उत्पादक होती है। ठीक है, तो प्रजननशीलता और संतान उत्पादन करने में क्या होता है कि अंतर होता है। ठीक है, जो संतान उत्पादन से अर्थ क्या होता है कि बच्चे को जन्म देने की शक्ति से, यानी कि बच्चे को जन्म जो स्त्रियां दे सकती है उनमें। ठीक है, इसमें भी दो भाग में उसको बांटा गया है कि केवल मतलब दो भाग में बांटा गया जिसमें स्त्रियों में संतान उत्पादन का केवल शक्ति है लेकिन वो लोग क्या किया है कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो वो लोग बांझ या प्रजनन अयोग कहा जाएगा। ठीक है, और जो लोग बच्चे को जन्म दिया है उन लोग को प्रजननशील कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर थॉमसन एवं लेविस के शब्दों में जनसंख्या विषय के अधिकांश विद्यार्थी प्रजननशीलता शब्द का प्रयोग स्त्री या स्त्रियों के एक समूह द्वारा जनित बच्चों की वास्तविक संख्या के लिए करते हैं, जबकि संतान उत्पादकता वह शारीरिक क्षमता होती है जिसमें स्त्रियां गर्भधारण के योग्य होती है। स्त्रियों में से कितनी प्रजनन के लिए सक्षम है और कितनी नहीं इसका निश्चित माप करना कर पाना कठिन है। ठीक है, तो जो प्रोफेसर थॉमसन और लेविस है वो क्या बोलते हैं कि जनसंख्या विश्व के अधिकांश विद्यार्थी प्रजननशील शब्दों का प्रयोग स्त्री या स्त्रियों के एक जन समूह द्वारा जनित बच्चों की वास्तविक संख्या के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी भी स्त्रियां हैं या स्त्रियों का जो समूह है उन लोग के द्वारा बच्चों को मतलब कितने बच्चों को जन्म दिया गया है उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो संतान उत्पादकता होती है वो क्या होती है कि शारीरिक क्षमता होती है स्त्रियों की। ठीक है, जिसमें स्त्रियां क्या होती है कि गर्भ धारण करती है, और कितनी स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती है इसका कोई माप कर पाना क्या है निश्चित नहीं है, इसको कठिन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, कि इसका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें आता है अशोधित जन्म दर। ठीक है, कॉर्ड बर्थ रेट। ठीक है, जिसको CBR बोला जाता है। यह किसी वर्ष विशेष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या तथा उसी वर्ष की कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। प्रायः इसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर को निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें अशोधित जन्म दर जो क्या होता है उसमें बताया गया है कि एक वर्ष में, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर वर्ष को लेकर के चलता है कि किसी एक वर्ष में कुल बच्चों की जो संख्या है, ठीक है, मतलब कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया है और उसी साल उस देश की जनसंख्या क्या थी। ठीक है,
तो उसके मक्त मतलब प्रति हज़ार में इसको क्या है व्यक्त किया जाता है। तो इसको जो फॉर्मूला के तौर पे लिखा जाता है CBR को, तो वो होता है इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में किसी दिए गए क्षेत्र में जन्मे बच्चों की संख्या, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है उस वर्ष विशेष में क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या, ठीक है, और उसी वर्ष में और उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी थी उसे डिवाइड किया जाता है और इंटू 1000 किया जाता है, ठीक है। तो CBR का फॉर्मूला अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो वो B/P इंटू 1000 किया जाता है, जहाँ B इज़ इक्वल टू वर्ष विशेष में कुल जन्मे बच्चों की जनसंख्या को बताता है और P क्या होता है उस वर्ष विशेष में क्षेत्र की कुल जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि B बर्थ से रिलेट कर सकते हो और P इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी जनसंख्या की अशोधित जन्म दर ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में जन्मे बच्चों की कुल संख्या को उस देश की उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुना कर दिया जाता है। इससे प्रति 1000 व्यक्ति प्रजनन दर ज्ञात हो जाती है, ठीक है। कि यही चीज़ बताया गया है कि जो जन्म दर है, ठीक है, वो मतलब एक वर्ष में कितना जन्म लिया, फिर वही वर्ष में उस क्षेत्र का कितना जनसंख्या था उसको डिवाइड करके 1000 से इंटू कर दिया जाता है, बस उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अशोधित जन्म दर को समझना तथा इसकी गणना करना सरल है तथा इससे दर से संबंधित आंकड़े भी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रजनन दर को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अशोधित दर मतलब अशोधित जन्म दर को अशोधित जन्म दर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी गणना करते समय किसी भी समुदाय की जनसंख्या के गठन अर्थात आयु और लिंग आदि के अंतर्गतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। गणना की दृष्टि से सरल होते हुए भी इसे प्रजननशीलता का उचित माप नहीं समझा जाता है, क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रयोग वर्तमान प्रजनन दर की अभिव्यक्ति और उसका जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए किया जाता है तथा जब कभी अशोधित जन्म दर में से अशोधित मृत्यु दर को घटा दिया जाता है तो इससे जनसंख्या के विकास की दर को ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रजननशीलता को मापने की उपयुक्त अथवा शुद्ध माप इसलिए नहीं समझी जाती है क्योंकि यह माप बच्चों एवं वृद्धों जो कि या तो संतान उत्पत्ति कर सकने की श्रेणी में अभी आए नहीं है या उस अवस्था को पार कर चुके हैं का विचार करता है। यह अनुपात सभी स्थानों पर एक सा नहीं है बल्कि प्रजननशीलता के स्तर तथा मृत्यु दर के कारण भिन्न भिन्न होता है। जन्म दर पुरुषों की संख्या के आकार की अपेक्षा संतान उत्पादन योग्य स्त्रियों की संख्या पर अधिक निर्भर करती है। जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक होती है वहाँ की प्रजनन दर उस स्थान की अपेक्षा अधिक होती है जहाँ पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। अतः अशोधित जन्म दर को केवल जनसंख्या के विकास की सामान्य दिशा को जानने के लिए ही उपयुक्त समझना चाहिए, ठीक है। तो अशोधित जन्म दर को मतलब निम्नलिखित कारणों से इसको अच्छा नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र और पर्टिकुलर ईयर को लेकर के चलता है, लेकिन हर एक क्षेत्र का अलग अलग जनसंख्या होता है। कहीं पे स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, कहीं पे पुरुषों की संख्या अधिक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सही नहीं माना जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब जो स्त्रियां हैं, ठीक है, या तो संतान उत्पादन कर चुकी है यानी कि वृद्ध हो चुकी है तो वो लोग अब आगे संतान उत्पादन नहीं कर सकती है, ठीक है। वो लोग मतलब आगे बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है और कुछ स्त्रियां जो अभी बच्चों को जन्म देने के लायक हुई ही नहीं है उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको गलत माना गया है। दूसरा है आयु विशिष्ट प्रजनन दर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ASFR, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। संतान उत्पादन योग्य स्त्रियों को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रजनन दर ज्ञात करने को ही आयु विशिष्ट प्रजनन दर कहा जाता है। प्रायः प्रजनन दर में अशुद्धता इसलिए पाई जाती है क्योंकि माताओं की आयु संरचना की दृष्टि से जन्म का पंजीयन नहीं होता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयु विशिष्ट प्रजनन दर की गणना का विचार विकसित किया गया। इस रीति को विशिष्ट रीति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जन्म संबंधी आंकड़ों को माता पिता की आयु वर्ग के अनुसार एकत्र किया जाता है।
इसमें यह आवश्यक नहीं है कि माता पिता की आयु समान हो। इस तरह एक जन्म दर मातृत्व दर या पितृत्व दर कहलाती है। आयु विशिष्ट प्रजनन दर प्रायः स्त्रियों के दृष्टिकोण से ज्ञात की जाती है, क्योंकि प्रजनन की दरें माँ की आयु पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है आयु विशिष्ट प्रजनन दर, यानी कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसका नाम से ही पता चलता है एज स्पेसिफिक, यानी कि ये एज जो स्पेसिफिक एज होता है उसी के आधार पर इसमें क्या होता है कि आयु मतलब कि ज्ञात किया जाता है फर्टिलिटी रेट को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो औरतें होती है उसमें मतलब जो पहला वाला था उसमें सभी स्त्रियों को एक समान मान के उसको कैलकुलेशन कर लिया जाता था, पर इसमें क्या किया गया है उसमें सुधार करते हुए कि हर एक स्त्री जो को उसके एज के अकॉर्डिंग अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, आयु के अनुसार क्या होता है अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है, और जो इसे अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग भाग में बांटने के कारण ही क्या कहा जाता है, इसको आयु विशिष्ट प्रजनन दर कहलाता है। ठीक है, और इसमें मतलब जो पहला प्रजनन दर था उसमें अशुद्धता इसलिए पाया जाता था क्योंकि माताओं की जो आयु संरचना होती थी वो दृष्टि जन्म का जो क्या होता था वो पंजीकरण नहीं होता था। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ आयु विशिष्ट प्रजनन दर का क्या हुआ विकसित किया गया। इसमें माता पिता जो है जो भी माँ बाप बनने वाले हैं या फिर बन चुके हैं उनके आयु वर्ग के अनुसार इसमें उन लोग का डाटा एकत्र किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि माता पिता की आयु समान है या नहीं है, या फिर उनमें कितना ही एज का अंतर है, जिस हिसाब से इसको मातृत्व या पितृत्व दर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोफेसर बोग ने अपना विचार दिया है। तो उनके अनुसार क्या है, किसी विशेष आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित बच्चों की संख्या ही आयु विशिष्ट प्रजनन दर है। ठीक है, तो आयु विशिष्ट प्रजनन दर ASFR को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ASFR इक्वल टू विशेष आयु वर्ग की स्त्रियों के वर्ष विशेष में जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय क्या होता है उस आयु विशेष की स्त्रियों की उस वर्ष विशेष में संख्या। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आयु विशिष्ट प्रजनन दर को ज्ञात किया जाता है। तो प्रजननशीलता में यही 2 टॉपिक था, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था फर्टिलिटी का वो था CBR और एक था ASFR। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।